इंडिया के अंदर पोल्यूशन कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। हमारी हवाएं जहरीली होती जा रही हैं और हमारे शहर पोल्यूशन की रैंकिंग में दुनिया पर टॉप पे आना शुरू हो चुके हैं। तो देख भारत सरकार इस प्रॉब्लम को समझती है और वो पोल्यूशन को कम करने के लिए काफी स्टेप्स उठा रही है, या शायद हमें ऐसा लगता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी भारत सरकार को पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार की इकलौती प्रॉब्लम है कि आपको पोल्यूशन ना दिखे, दुनिया को पोल्यूशन ना दिखे, एंड इसलिए भारत सरकार हमें गुमराह कर रही है अपने उल्टे सीधे तरीकों से। एंड आज के इस वीडियो पोल्यूशन पैराडॉक्स के अंदर मैं आपसे बात करूंगा किस तरह भारत सरकार पोल्यूशन को कम करने की बजाय हमारा ध्यान भटकाकर पोल्यूशन का तरीका चेंज करती जा रही है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। पोल्यूशन कम करने के लिए भारत सरकार का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है पुरानी गाड़ियों को बैन करके नई गाड़ियों को बेचा जाए। लेकिन मेरे को लगता है इस स्टेप के अंदर हम पोल्यूशन को कम नहीं कर रहे, हम उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहे हैं। देखो, जो भी आप गाड़ी ले रहे हो वो आने वाले समय में स्क्रैप बनेगी, ये हम सबको पता है। लेकिन हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि किस तरह से भारत सरकार गाड़ियों को जल्द से जल्द स्क्रैप बनाने में लगी हुई है ना। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ न्यू कार्स वर्सेस ओल्ड कार्स के ऊपर। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर 38,90,114 गाड़ियां बिकी, और ये नंबर हाइपोथेटिकल नहीं है। सायम की वेबसाइट पे आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा, जहां आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन सी गाड़ियां कितनी बिकी। वहीं अगर मैं स्क्रैप की बात करूं तो भारत सरकार के पास कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने पिछले साल कितनी गाड़ियां स्क्रैप करी। हाउएवर, जो इंडिकेशंस मुझे ऑनलाइन मिले कहीं ना कहीं से, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो अंदाजा है कि ये नंबर 10% से कम है। यानी हम जितनी गाड़ियां बना रहे हैं उसका सिर्फ 10% ही हम स्क्रैप कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ गाड़ी को स्क्रैप करने से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज अगर हमने इनपुट और आउटपुट को बराबर रखना है तो स्क्रैप की हुई गाड़ियों का रिसाइकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक नई गाड़ी को बनाने में मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ग्लास, मैन पावर एंड एनर्जी। एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिप्लीट कर रहे हैं हमारे प्लैनेट पे से। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं उतनी स्पीड से गाड़ियाँ रिसाइकल नहीं हो रही। कितनी माइनिंग करके वो लोग लोहा निकालते हैं धरती के अंदर से, देन कितनी ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने में। इंडिया में कितनी गाड़ी हैं जो CBU है, यानी बाहर से एज इट इज़ आई है, जैसे किजाशी। और अब ये गाड़ी जहाज से आ रही है, जापान से या कहीं से, ठीक है, शिप से आ रही है, तो उसमें कितना ज़्यादा तेल खर्च होता होगा। लेकिन वो सारे रिसोर्सेज की हमें परवाह नहीं है, बिकॉज हमने आने वाले समय में पैसा निकालना है। दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ गवर्नमेंट। तो अगर आप इस चीज़ को समझो, गाड़ियाँ जितनी बन रही हैं उससे कम गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही है और उससे भी कम गाड़ियाँ रिसाइकल हो रही हैं। अगर आप इसका रियल एग्जांपल देखना चाहते हो तो अपने शहर का यार्ड ढूंढो। अलग अलग शहर पे अलग अलग जगह पे यार्ड्स बने होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ इकट्ठी पड़ी होती हैं। अगर आप जाकर देखो किसी भी जगह के ऊपर, तो जो सेकंड हैंड कार मार्केट है वो भी गाड़ियों से भरी हुई है, नए शोरूम भी गाड़ियों से भरे हुए हैं। देन अगर आप जंक यार्ड्स में जाओगे वो भी गाड़ियों से भरा हुआ है। अमृतसर के अंदर एक जगह है जहाजगढ़, और जब आप वहाँ जाते हो ना तो आपको वहाँ पे इतना पृथ्वी का लोहा दिख जाएगा। और अभी तो ये मैं एक छोटे से शहर की बात कर रहा हूँ। थिंक अबाउट इट, जब आप इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखते हो कि दुबई के अंदर पता नहीं लाखों गाड़ियाँ एक जगह खड़ी हुई है, चाइना के अंदर लाखों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक जगह के ऊपर, जो फैक्ट्रीज के अंदर नई गाड़ियाँ बनती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जो पुराना स्टॉक पड़ा रहता है, कितना कुछ यूज़ हो रहा है डे बाय डे, जिसके बारे में एक आम इंसान को पता ही नहीं है। और सरकार नहीं चाहती है आपको इस बारे में पता चले कभी भी, क्योंकि सरकार को अपना मकसद है पैसे से। अगर सरकार को पोल्यूशन से मतलब होता तो वो रिसोर्सेज की वैल्यू करते। यानी जो भी गाड़ी आज आप बैन कर रहे हो, दिस इज 2024, तो 2013 में जितनी भी गाड़ियां बनी हैं दिल्ली के अंदर, खासकर डीजल वाली, वो एक तरह से उनके लिए अब स्क्रैप हो चुकी है। यानी जिनकी NOC मिल जाएगी वो अलग है, जिनकी NOC नहीं मिलेगी वो टेक्निकली स्क्रैप है, राइट। अब वो स्क्रैप क्या होगा? वो स्क्रैप वहाँ से किसी स्क्रैप डीलर के पास जाएगा, वहाँ पर उसको कबाड़ कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि उस गाड़ी को कभी ना कभी बनाने में उतने रिसोर्सेज लगे थे जितने आज लग रहे हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी पहले कम थी, अब टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है, तो कुछ नई फीचर्स आ गए हैं। पहले इतने कैमरा नहीं थे गाड़ी में जितने आज लगते हैं, तो कुछ चीज़ों का फर्क डेफिनेटली होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल आपका वैसा ही लगा है एज इट इज़, बिकॉज पहले भी गाड़ी में डैशबोर्ड था, आज भी है। पहले भी आउटर शेल बॉडी थी, आज भी है। पहले भी चैसी थी, आज भी है। तो जो बेयर बोन्स स्केलेटन है गाड़ी का, वो एज इट इज़ रिसोर्सेज यूज़ होते थे पहले भी। और वो रिसोर्सेज आप क्या करते हो, सिर्फ एक बटन दबाने का आदेश देते हो अपने कैबिनेट के अंदर बैठ के, और वहाँ से सारी गाड़ियाँ स्क्रैप होना शुरू हो जाती हैं। सरकार को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को अगर इन चीज़ों से लेना देना होता तो सरकार गाड़ियों को लॉजिकली बैन करती विद द हेल्प ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर मौजूद है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि मैं सरेआम ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारी सरकारें चोर हैं, वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पे आपको स्कैम करती हैं।
पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या होता है इसको समझते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके कार के इंजन की हेल्थ को बताता है। एक सही पीयूसी सेंटर किस तरह से काम करता है, आप अपनी गाड़ी किसी पोल्यूशन वाले के पास लेकर जाओगे, वो अपनी नोजल एग्जॉस्ट के अंदर डालेगा, आपको बोलेगा अपनी गाड़ी चला के रखो आप थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद उसके कंप्यूटर में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, अगर वो वैल्यू सही रही आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, अगर वो वैल्यू गलत हुई तो वो आपको कह देगा प्लीज जाके गाड़ी की सर्विस करवा के आए। दैट इज पोल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर यू। ये रियल में होता है, मैंने ये होता हुआ देखा है। बट आधे से ज़्यादा, आधा भी मैं बहुत अच्छा नंबर बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा पोल्यूशन सेंटर हमारे देश में फेक है। उनका कोई लॉजिक नहीं है, उनके पास सिर्फ एक लाइसेंस है, उनके पास मशीन तक नहीं होती जो चल रही हो। उन्होंने सिर्फ एक हरी पीली ओमनी वैन जैसी कोई गाड़ी रखी होती है या कोई ठेला रखा होता है किसी पेट्रोल पंप के बाहर, वहाँ वो लोग बैठे होते हैं, उनके पास सिर्फ एक कैमरा होता है, छोटा सा वेब कैम टाइप। वो सिर्फ आपकी गाड़ी के नंबर की फ़ोटो खींचते हैं या आपको कह देते हैं कि हमारे फ़ोन में अपनी गाड़ी की फ़ोटो खींच के ले आओ, और फिर उसको अपने वेब कैम से फ़ोटो खींच के आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे देते हैं। एक कागज़ आपको मिल रहा है जिस पे लिखा हुआ है आपकी गाड़ी सही है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये स्कैम है। दूसरी बात, सरकार इसकी भी इज्जत नहीं करती। अगर सरकार अपने बनाए हुए सर्टिफिकेट को मान्यता देती या बुद्धि इस्तेमाल करके समझती तो सरकार कहती कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन सर्टिफिकेट के ऊपर या पोल्यूशन वाली मशीन के ऊपर सही रहनी चाहिए, चाहे गाड़ी कोई भी हो। एक बंदे के पास BS3 गाड़ी है जिसमें से कोई धुआं नहीं आ रहा, गाड़ी परफेक्ट चल रही है, गाड़ी की अच्छी माइलेज भी आ रही है, माइलेज की बात करेंगे अभी, गाड़ी अच्छी तरह चल रही है, गाड़ी की अच्छी माइलेज आ रही है, लेकिन वो बैन है। क्यों? क्योंकि वो BS3 हो गई है ना, सरकार ने तो दिमाग लगा के बैन कर दी। दूसरी तरफ एक गाड़ी है BS6, पेट्रोल गाड़ी बंदा लेता है जिसकी माइलेज ऑलरेडी कम थी, उस छपरी ने उसके ऊपर एग्जॉस्ट भी लगा दिया, उसके ऊपर एयर फिल्टर भी लगा दिया, वो गाड़ी मॉडिफाइड भी हो गई है, अब वो गाड़ी धुआं भी छोड़ती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मुझे शौक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी धुआं, लिटरली धुआं छोड़ रही है ना अगर वो गाड़ी, तो उस गाड़ी के अंदर पोल्यूशन डेफिनेटली ज़्यादा तो है ही अप्रूव्ड के मुकाबले, लेकिन क्योंकि वो BS6 है और वो नकली पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकता है तो वो गाड़ी वैलिड है। दिस इज द इंडियन गवर्नमेंट लॉजिक। इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि उनको सही तरीके से सोचना नहीं आता। वो पता कैसे सोचते हैं, मैं गाड़ी नहीं चलाती इसलिए मुझे गाड़ी से लेना देना कोई नहीं है। जिन लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। बट कमिंग बैक टू कार्स, भारत सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। वो बस ये देखते हैं आपकी गाड़ी लेटेस्ट होनी चाहिए और उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, चाहे आपने उसको घर में प्रिंट किया हो। इनके पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का। ये अब धीरे धीरे ऑनलाइन पे आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद भी क्या, कैमरे से फोटो खींच के पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना देता है बंदा अंदर बैठे बैठे। वो ठंड में बंदा निकलता भी नहीं है बाहर पोल्यूशन वाला। क्या आप बोल रहे हो, नोजल लगाएगा आपकी गाड़ी, बोलेगा पाजी जाओ यार फोटो खींच के ले आओ। पोल्यूशन सर्टिफिकेट सबसे बड़ा स्कैम है। सरकार को उसको मान्यता देनी चाहिए या उसको खत्म कर देना चाहिए। खुद मत बनाओ यार वहाँ पे बैठ के ना कैबिनेट के अंदर अपने कि हम तो भारत को 2030 तक ना पूरा EV कर देंगे। फिर तुम्हें होश आ जाता है कि भाई साहब EV तो तब तक कैसे होगा, बिजली तो है नहीं हमारे देश में। फिर आप कह देते हो चलो हमने डेडलाइन 35 तक कर दी है, अब हमारे लोगों की बातें सुन के। अबे क्यों पागल बना रहे हो भाई, तुम्हारे पास चीज़ होता तो तुम डेडलाइन लोगे ना उसकी यार। कल को तुम कह दोगे साला हम 25 तक EV कर दें, कैसे कर देंगे EV? 3 दिन लाइट चली जाती है, इन्वर्टर लोगों के डेड हो जाते हैं, कोई बंदा ऑफिस ना जाए कल को। क्या बेवकूफ़ बना रखा है यार सरकार ने। सरकार इतना, चलो जाने देते हैं इस बात को। बात करते हैं सर्विसिंग की। आपने देखा होगा जितनी भी नई गाड़ियां हैं उनकी सर्विसिंग होती है 10 से 15,000 किलोमीटर के अंदर या 1 साल के बाद। अब जिनकी गाड़ी ज़्यादा चलती जा रही है, यानी साल में 12-13 हज़ार चल जा रही है, वो तो सर्विस टाइमली करवा रहे हैं अपनी। जिनकी गाड़ियाँ कम चलती हैं वो यूजुअली 1 साल का गैप लेकर चलते हैं सर्विस से। वो कहते हैं हम अगले साल करवा लेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है वारंटी का भी और किसी चीज़ का, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी चल नहीं रही तो मैं क्यों सर्विस कराऊँ जल्दी जल्दी, राइट। कुछ गाड़ियाँ जो 15,000 वाली है वो 6 महीने पे आपको चेकअप के लिए बोलती हैं और उसमें कोई ज़्यादा नहीं होता। मेन सर्विस आपकी 10,000 या 15,000 पे होती है मेजॉरिटी ऑफ कार्स की। अगर कार की कंपनी कह रही है कि आप 1 साल में एक बार चक्कर लगा लो, तो सरकारें क्यों कह रही हैं कि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हर आपको 3 महीने बाद नया बनाना पड़ेगा या हर 4 महीने बाद नया बनाना पड़ेगा? आई नो 6-6 महीने वाले पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी हैं और मैं समझता हूँ ये बात कि कोई गाड़ी खराब हो सकती है, पोल्यूशन कर सकती है, बट ऐसी कौन सी आप BS4 या BS6 गाड़ियाँ बेच रहे हो जिनको आप कहते हो कि ये बेटर टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, एंड देन आप कह रहे हैं भाई साहब भरोसा नहीं है हमें इस पे, क्या पता गाड़ी 3 महीने पहले बहुत अच्छी हो, पोल्यूशन ना करती और 3 महीने में कबाड़ा हो जाए इस गाड़ी का। ये आपकी एक तरह से वर्डिंग है या ये आपका मैसेज है जो आप दुनिया को दे रहे हो। अगर आपको पता होता, अपने नॉर्म्स के ऊपर भरोसा होता, आप घर बैठ के नॉर्म बना रहे हो अपने दफ्तरों में, अपने कैबिनेट के अंदर बैठ के आप नॉर्म्स बना रहे हो, घर बैठने वाली बात भी गलत नहीं है वैसे, आप नॉर्म्स बना रहे हो कि BS4 गाड़ियाँ कम पोल्यूशन करेंगी 3 से, BS6 गाड़ियाँ पोल्यूशन कम करेंगी BS4 से, ठीक है, तो आप कंपनी की सर्विसिंग वाली बात को क्यों नहीं मान रहे? जो कंपनी गाड़ी बना रही है, अगर महिंद्रा, टाटा मोटर, मारुति, कोई भी कंपनी कह रही है कि 10,000 किलोमीटर तक या 1 साल तक मेरी गाड़ी को सर्विस की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी बात मानो ना।
फिर एक सर्विस के बाद आपका पोल्यूशन वैलिड होना चाहिए अगली सर्विस तक, वो क्यों नहीं है? स्कैम है ये सब। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया, पर जितना को समझ में आया वो एग्री करेंगे, ठीक है? तो दिस इज ऑल स्कैम। मैंने कहा था बीच में मैं एक माइलेज की बात करूंगा, मैं माइलेज वाली बात पे आता हूँ। देखो पहले कुछ गाड़ियाँ थी मेरे पास BS3 के अंदर डीजल में जो अच्छी खासी माइलेज देती थी, 20 की 22, है ना, ऐसे कुछ। देन BS4 भी अब बैन हो चुका है, धीरे धीरे बिकता नहीं है और डीजल गाड़ी तो बंद ही होती जा रही है। तो यहाँ पर मैं सभी गाड़ियों को काउंट कर लूँगा डीजल में। बलिनो की अच्छी माइलेज थी, सियाज की अच्छी माइलेज थी, ठीक है, और i20 की अच्छी माइलेज थी। जितनी भी डीजल गाड़ियाँ थी पहले सबकी अच्छी माइलेज थी। इवन टिगोर और टियागो की भी अच्छी माइलेज थी। आई थिंक टियागो में था डीजल इंजन स्टार्टिंग में। इन सबकी अच्छी माइलेज थी, राइट? ये गाड़ी आपने बंद कर दी, आपने कहा सब गाड़ियाँ पेट्रोल बिकेंगी, ठीक है? और पेट्रोल की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 10 की 12 की। अगर कोई रो के चला रहा है हाईवे के ऊपर तो वो 17-18 निकाल ले रहा है। चलो मैं कहता हूँ 20 भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत रो के आती है। अदरवाइज अगर बंदा डीजल की तरह चलाए तो जो डीजल आपको 25 दे रही थी पहले एवरेज, वो आपको पेट्रोल गाड़ी के अंदर मिलती है 15। इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़, पेट्रोल एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, डीजल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बेसिक समझा देता हूँ लोगों को, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं। जब आप पेट्रोल को बनाते हो एक क्रूड ऑयल में से, तो जो वेस्ट बचता है उसमें से डीजल बन जाता है। तो डीजल ऑलरेडी एक आपका कचरा है, ठीक है? पहली बात तो पुरानी गाड़ी आपकी कचरे वाली तेल के ऊपर चल रही है और मस्त एवरेज दे रही है, उससे आपको प्रॉब्लम है। दूसरी बात, नई गाड़ियां कम एफिशिएंट है, पेट्रोल गाड़ी कम एफिशिएंट है, यानी वो ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा नेचुरल जो आपकी गैस है, नेचुरल फ्यूल है, उसको यूज़ कर दी जा रही है, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रही है ज़्यादा कंपेयर टू डीजल कार। लेकिन आपको ये मंजूर है कि हमारी गाड़ी 10 की एवरेज दे, ये मंजूर नहीं है कि कोई बंदा 25 की एवरेज वाली गाड़ी ले ले। यू आर द बिगेस्ट स्कैमर इंडियन गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार को रिसोर्सेज की जरा भी अहमियत होती ना, तो ना वो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते और ना ही वो हमें मजबूर करते कि हम अपनी 20-20 की एवरेज वाली गाड़ी छोड़ के 15 की एवरेज वाली गाड़ी खरीदे, जस्ट बिकॉज पोल्यूशन हो रहा है भाई इससे बहुत तगड़ा। इसके बाद एक बहुत मेजर पॉइंट आ जाता है लॉबीज का। अब कमर्शियल लॉबीज क्या होती है, थोड़ा आपको पुराना एग्जांपल देता हूँ। थोड़े समय पहले भारत सरकार ने ना कुछ किसानों पर कानून लगाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से किसान थोड़े से भड़क गए थे। और वो सिर्फ पंजाब के किसान नहीं थे, वो हरियाणा के भी किसान थे, यूपी के भी किसान थे, इनफैक्ट सारे देश के किसान इकट्ठे हो गए थे। और उन्होंने इतना जोर डाला, प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सारे लोग मरे भी उसके अंदर में। ये नहीं कहता कि बहुत आसान काम था। प्रोटेस्ट हुआ सारे दुनिया भर से, भारत सरकार को गालियाँ पड़ी, तब जाके इन्होंने उसको वापस लिया। वो गालियाँ किन्होंने दी? कोई बिजनेसमैन थोड़ी खेती कर रहा है, आम लोग ही हैं हमारे जैसे। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से सोचो तो वो एक कमर्शियल लॉबी है। सभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले सरकार ने एक रूल बनाया था कि जो ट्रक वाला एक्सीडेंट करेगा उसको 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन एकदम से क्या हुआ, स्ट्राइक होगी पूरे देश के अंदर। सब ट्रक वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हम सब कुछ रोक दे रहे हैं, आपका सामान महंगा होता है हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने क्या किया, फटाफट स्टेप वापस, क्योंकि पता है ना अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, हार जाएंगे यार, इलेक्शन भी तो जीतना है, पैसा भी तो कमाना है, पैसा। द पॉइंट इज कि वो रूल वापस कैसे हो गया, या उन्होंने होल्ड पे लगा लिया। क्यों लगा लिया होल्ड पे? क्योंकि उनको ट्रक वालों ने फोर्स किया, एक कमर्शियल लॉबी ने। ऐसी ही कमर्शियल लॉबी अलग अलग बन रखी हैं, जो कि टैक्सी वालों की कमर्शियल लॉबी है। देन ट्रक वाले तो हैं ही इसके अंदर, जो आपके छोटे वैन कैंपर्स वगैरह होते हैं वो सब है। ऑटो वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले, इनका बर्डन भी हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। अब जितने भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं, जितने भी लोग नॉर्मल मीडियम या छोटे शहरों से है ना, वो एक चीज़ से एग्री करेंगे। एक भी ऐसा दिन नहीं होता होगा जब आप घर से निकलो, चाहे बाइक पे, चाहे कार पे, चाहे आप ऑटो रिक्शा वगैरह किसी भी चीज़ में, एक भी ऐसा दिन नहीं होता होगा जब आप कोई धुएं वाली बस ना देखो या धुएं वाला ऑटो ना देखो, राइट? लेकिन धुएं वाली कार दिखे या ना दिखे वो रैंडम चीज़ है। हो सकता है आपको आज धुएं वाली कार दिखे, हो सकता है ना दिखे, क्योंकि धुएं वाली कार आपको सिर्फ छपरी मिलेंगे, लेकिन धुएं वाला ऑटो कॉमन है, धुएं वाली बस कॉमन है। सरकार इन चीज़ों में कोई रोक नहीं लगाती है। आप किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस देखो, किसी किसी शहरों की बहुत अच्छी है, चलो मैं मानता हूँ कि कुछ सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन हमारे जैसे जो पंजाब के अंदर है, बसेस कबाड़ा हो रखी हैं। जो दिल्ली के अंदर, चलो दिल्ली में तो अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस भी कोई बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो आपका कोल के ऊपर ही चार्ज हो रहा है। इंडिया की बहुत ज़्यादा एनर्जी कोल से बनती है, अगर आपको नहीं पता तो। कहीं ना कहीं कोल को एनर्जी बनाने में धुआं लग रहा है, और वो धुएं से आप उस बिजली से आप अपनी बसें चार्ज कर रहे हो, तो ये कोई क्लीन एनर्जी नहीं है, ठीक है? एंड होता क्या है, जब भी आप इन लोगों के ऊपर कोई रोक लगाते हो ना, जिस दिन आपके शहर में ऑटो वालों के 50 चालान कट जाएंगे ना, आपके शहर में स्ट्राइक हो जाएगी। ये लोग हो जाते हैं इकट्ठे। इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है कि कॉमन आदमी असल में रगड़ा ले रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको है कि हमारा ऑटो चलना चाहिए सही से, भाई साहब मैं जितना मर्जी मिट्टी धुआं करूँ, कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है डीजल ऑटो मिट्टी के तेल पर भी चल जाते हैं कुछ। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ रियलिटी में देखी है कि लोग मिट्टी का तेल डाल के डीजल ऑटो अपना चलाते रहते हैं, डीजल या पेट्रोल वट एवर द थिंग, और मिट्टी के तेल से ऑटो चल जाता है, सिर्फ वो धुआं ज़्यादा मारता है। अब धुआं ज़्यादा से ऑटो वाले को क्या लेना देना, उसको तो रोजी रोटी से मतलब है अपनी। वो तो ये देख रहा है ना कि जहाँ मेरा
पहले 100 रुपये का तेल डलता था, वही चीज़ मैं 60, 70, 50 रुपये में कर रहा हूँ, जितने का भी मिट्टी का तेल है, वट एवर द प्राइस। इसके ऊपर सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। सरकार की रोक टोक सिर्फ हमारे ऊपर है, और वो है सिर्फ पैसे के लिए, पोल्यूशन के लिए नहीं। हमारी सरकार मुंह उठा के कह देती है कि हम तो भाई जो BS नॉर्म्स है, हम यूरो को कॉपी कर रहे हैं। जो यूरो नॉर्म्स होते हैं, जिन लोगों को पता है कि जो यूरोपियन नॉर्म्स है वहाँ से निकाल के अल्टी पल्टी करके भारत के नॉर्म्स बन जाते हैं, भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 7। बट अगर आपने कभी रियलिटी में देखा है कि बाहर के देशों में, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर कैसे काम किया जाता है, UK में, US में, कनाडा में, या यूरोपियन कंट्रीज जितनी है, सबके अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी हो, अगर वो रोड पे चलने के लिए फिट है तो आप उसको चला सकते हो। वो लोग अपने रिसोर्सेज की कदर करते हैं। उन लोगों को पता है कि ये गाड़ी एकदम सही चल रही है भाई साहब, इसमें तेल डालो, बढ़िया चलती है, मुझे क्या लेना देना है। हमारे देश में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हमारे देश में क्या है, BS3 था ना भाई साहब, अगला साल चढ़ जाना, बंद कर दो इसको। अरे मैं कल सर्विस करवा कर आया हूँ, मेरी गाड़ी कोई धुआं नहीं कर रही, मेरी गाड़ी मक्खन चल रही है, एवरेज इसकी अच्छी है, तो मैं क्यों बंद करूँ। लेकिन नहीं, आप इसको बंद कर दो, इसको स्क्रैप करना पड़ेगा। अब इसको आप चला नहीं सकते, इसको हम उठा के ले जा रहे हैं, हम इसको ऐसे कवाड़ा करके प्रेस कर देंगे। अगर आप यूरोप को एक्चुअल में फॉलो करते ना, तो आप उनके जैसी कार हेल्थ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि किसी बंदे के पास अगर पुरानी गाड़ी है, वो उसका हेल्थ चेकअप करवाए। अगर उसकी गाड़ी सही चलती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं चलती है तो उस बंदे को सीधा सीधा टाइम दे दीजिए, एक अल्टीमेटम कि तेरे पास 2 से 3 महीने हैं, इस गाड़ी का धुआं कम करके वापस ले आ, वरना इस गाड़ी को हम स्क्रैप कर देंगे। एक चांस तो दो आप उस बंदे को। आप उस बंदे को कोई चांस नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसे से मतलब है। अगर आप सही से डेवलप्ड कंट्रीज को फॉलो करते तो आप गाड़ियों की हेल्थ को भी कॉपी करते। यानी किसी बंदे के पास 20 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अगर वो चलने में सही है, उसको चलने दो। अगर उसकी गाड़ी धुआं मारती है, उसको 3-4 महीने का टाइम दे दो। अगर वो उस 3-4 महीने के अंदर उस गाड़ी को नहीं ठीक करा के दोबारा रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है आपके सामने, तो उस गाड़ी को आप बैन कर दो। ऑन दी अदर हैंड, आपको एक सर्विसिंग का रूल बना देना चाहिए कंपनीज को लेकर कि जिन बंदों की गाड़ी 10 साल से पुरानी है, उनको साल में एक सर्विस कंपनी से करानी ही पड़ेगी, चाहे वो बाहर से जितना मर्जी ठीक कराए। ऐसे केस में क्या होगा कि कंपनी की सर्विस की हुई कार जब पोल्यूशन के लिए जाएगी तो उसका पोल्यूशन भी कम आ जाएगा। तो ऑन दी अदर हैंड, आप कंपनीज को फोर्स करें कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनका सामान रखा जाए, उन लोगों को डिस्काउंट दिया जाए। ये थी प्यार वाली बात। अदरवाइज अगर मैं डिस्काउंट की बात ना भी करूं, आप धक्के से ये रूल चला दो ना कि एक साल में एक सर्विस आपकी कंपनी से होनी चाहिए पुरानी गाड़ियों की, BS4 की, BS3 की। उनको बैन करने का क्या लॉजिक है? अगर आप उसको धक्के से भी कंपनी से एक सर्विस कराते हो तो ऑल दैट इज टैक्सेबल मनी। हम बाहर से सर्विस कराते हैं, लेबर कॉस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, लेबर कॉस्ट होती ही कहाँ है वहाँ तो। लेकिन हम कंपनी से सर्विस कराते हैं तो हर चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी तो आपका रेवेन्यू का हिस्सा ही बनेगा ना एक। आप कह रहे हो बस एक बार में गाड़ी खत्म कर दो, क्योंकि आपको दिख रहा है बड़ा रेवेन्यू, आपको दिख रहा है कि बंदे की सर्विस करा के कितना पैसा आएगा टैक्स का। हम सीधा एक ही बार में मुर्गी हलाल कर देते हैं। इसको बोलते हैं भाई तू पुरानी गाड़ी को फेंक, कबाड़ा कर, और तेरी गाड़ी का हम तेरे को 1 लाख रुपए दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तू नई गाड़ी लेकर आ। 1 लाख रुपए भी आपको पुरानी मिलता, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं। रियलिटी में ये जो नई गाड़ियाँ बिक रही है ना, यहाँ पे सरकार को मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते। पहला बेनिफिट हो जाता है टैक्स का। मैं ये नहीं कहूँगा कि टैक्स बढ़ता जा रहा है गाड़ियों के ऊपर, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ियों की सेल बढ़ती जा रही है ना, सरकार के पास टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। सरकार इंडिया को ग्लोबली एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह दिखाना चाह रही है, और वहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑटोमोबाइल के पास है। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में बनेंगी भी, और फिर सरकार अपने ब्लैक कॉलर को वाइट कर लेगी ये बता के कि हमने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया है। बूस्ट कैसे किया है? ज़बरदस्ती लोगों की गाड़ियाँ घर से छीन के स्क्रैप करते हैं दिल्ली में ऐसे। एंड फिर एक चीज़ आ जाती है जॉब्स की। अब भारत सरकार के पास सरकारी जॉब तो कोई है नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ को तो प्राइवेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि हर चीज़ कोई और मैनेज कर ले यार। हमें मत बोलो, हमें काम करने के लिए मत बोलो। अदानी जी आप आओ, आप रेलवे संभाल लो प्लीज़। अंबानी जी आप आओ, आप एक आधा जहाज चलाने लग जाओ। हमसे मत बोलो यार, हमसे साफ नहीं हो रहा। टाटा वालों को दे दिया एयर इंडिया इन्होंने, ठीक है। ये चाहते हैं हम बस बैठ के रेवेन्यू खाएं, हमें काम कोई ना करना पड़े। प्राइवेट कंपनी आए, वो काम करे, आधा प्रॉफिट वो रखे, आधा प्रॉफिट हम रखें, हम घर बैठ के मजे से, और हम लोगों को बोलेंगे बाद में कि हमने इंडिया को एक सुपर पावर बना दिया है ना। चलो जाने देते इस बात को। कमिंग बैक टू रियलिटी, तो इनको प्रॉब्लम है कि इनके हाथ से ना ये चीज़ें, ये जो इन्होंने एक फेक बूम बना रखा है ना धक्के से, एंड इस फेक बूम की वजह से ही हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी जो ये क्या कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती इकोनॉमी को बूम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? और कर्जा ले लेकर। आपको पता, अगर जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया की जो डेप्ट है वो GDP को क्रॉस करने वाली है। यानी इंडिया में इतना पैसा, अब ये समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। GDP वाला चैनल नहीं है मेरा, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, मैं गाड़ियों की बात करता हूँ। लेकिन GDP से ज़्यादा कर्जा होने वाला है हमारे देश के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें नहीं पता।
एंड यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है चीज़ के लिए, कार लॉबी भी जिम्मेवार है। कार लॉबी गवर्नमेंट को कांस्टेंट पुश करती है कि पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप कराई जाएं ताकि हमारी नई गाड़ियाँ बिके। क्यों? क्योंकि कार लॉबी से गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है हर तरफ से। 3-4 बेनिफिट तो आपको मैंने पहले गिना दिए, जॉब वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, टैक्सिंग वाला, ठीक है, चलो 3 बेनिफिट हो गए। और भी हिडन बेनिफिट होंगे जो मुझे नहीं पता। इसके अलावा बेनिफिट्स लाइक पॉलिटिकल मनी, चंदा भी तो आता है कंपनियों से। ये वैसे बहुत वेग सा क्लेम लगेगा कुछ लोगों को कि ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बट रियलिटी में पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। इतना हमें ज़रूर पता है कि कार लॉबीज एक्टिवली इन चीज़ों को पुश करती जा रही हैं कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए और नई गाड़ियों को बेचा जाए। क्योंकि कार लॉबीज के लिए बेनिफिट अल्टीमेटली क्या है, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतना ज़्यादा पीछे से स्क्रैप होगा और हमको बेनिफिट मिलेगा। या तो आप गाड़ियाँ बेचो मत या उनको स्क्रैप मत करो। प्रॉब्लम है कि सरकार और कार लॉबी आपको और मेरे जैसे लोगों को अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं कि पुरानी गाड़ियाँ जल्द से जल्द स्क्रैप हो और नई गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाए। बट ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमने ओवरलुक कर रखा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, रिसोर्सेज को लेकर और पोल्यूशन को लेकर। इससे पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, पोल्यूशन सिर्फ यहाँ से वहाँ हो जा रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। एंड इस चीज़ को मैं कहूँगा फोर्स्ड डेप्रिसिएशन। अब इकोनॉमिक्स में फोर्स्ड डेप्रिसिएशन नाम का कोई प्रॉपर टर्म नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है ये टर्म एग्जिस्ट करता है क्योंकि गाड़ियों को ज़बरदस्ती स्क्रैप करना और नई गाड़ी को खरीदना क्या है, असल में जान के पुरानी गाड़ियों की वैल्यू घटाई जा रही है। अब अगर आप कोई गाड़ी देख लो 10 साल पुरानी डीजल पंजाब में या और किसी स्टेट के अंदर, तो उनकी वैल्यू अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप वही 10 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली में देख लो तो उनकी क्या रीसेल वैल्यू है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्ती स्क्रैप किया जा रहा है, यानी उस गाड़ी की वैल्यू को ज़बरदस्ती खत्म किया जा रहा है। दिस इज फोर्स्ड डेप्रिसिएशन। एक कंजम्पशन का साइकिल चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जहां पर मेन जो बेनिफिट है वो जो ऊपर बैठे हुए कॉर्पोरेट्स है सिर्फ उनको है। कस्टमर को, जो सिटीजन है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है और एनवायरनमेंट को टेक्निकली नुकसान है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम खर्चा करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सोचो, आपसे जान के खर्चा करवा के इकोनॉमी को उठाया जा रहा है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें जान के बेची जा रही हैं। हर चीज़ को हाइप की तरह बना के दिखाया जाता है। और मैंने कहा था कि मैं आपसे स्क्रैप पॉलिसी की बात भी करूँगा। स्क्रैप पॉलिसी सरकार की क्या कहती है कि जब आप गाड़ी को स्क्रैप करोगे हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे नई गाड़ी के ऊपर। तो उसकी बात कर लेते हैं। आप पहली बात तो अगर सरकार स्क्रैप के चौंचले ना करे तो आपको नई गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की गाड़ी पोल्यूशन भी नहीं कर रही है और कोई दिक्कत भी नहीं कर रही है, वो अच्छी खासी चल रही है गाड़ियाँ। लेकिन सरकार कहती है इसको स्क्रैप करो। तो लेट अस टॉक अबाउट रीसेल एंड स्क्रैप। एक ऐसे शहर के अंदर जहाँ पर गाड़ियाँ बैन होती जा रही हैं कुछ समय के बाद, जैसे दिल्ली के अंदर, लेट सपोज आपके पास एक डीजल गाड़ी है 2013 की, 2014 की अगर आप सियाज बेचते हो ना तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपये मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट फॉर दैट कार। और खासकर वो बैन हो चुकी है गाड़ी ना, तो उस वजह से रीसेल गिर जाती है। अब आप 2.5 लाख रुपए की सियाज बेच सकते हैं। मैं कम वाला अमाउंट ले रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छी कंडीशन में तो और ज़्यादा पैसे आप मांग लोगे, कम पैसा लेते हैं। 2.5 लाख की आपने सियाज बेचनी थी, सरकार कहती है इसको स्क्रैप कर दो। अगर आप सियाज को स्क्रैप में देते हो, आपको पता क्या मिलेगा? आपको मिलेगा तकरीबन 50,000 रुपया प्लस एक स्क्रैप का सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर, अब आपके पास सियाज थी तो आप सेडान ही लेना पसंद करोगे। आप सेडान लेने जाओगे तो आज की डेट में जो सबसे सस्ती सेडान आपको मिलेगी वो मिलेगी कोई 13 लाख रुपए के आसपास। वर्टस हो सकती है उसमें, सिटी आप ले सकते हो, नई सियाज ले लोगे, चलो सियाज बेच के सियाज तो लोगे नहीं, तो स्लाविया ले सकते हो, ठीक है, या वरना ले सकते हो। तो तकरीबन 13 लाख के सबके बेस मॉडल आ जाते हैं ऑन रोड। आपको 2.5 लाख मिल रहा था बेच के, आपने 2.5 लाख में नहीं बेची, आपने स्क्रैप की सरकारी पॉलिसी के हिसाब से। अब स्क्रैप में आपको मिला था सियाज का कितना? 50,000 रुपये। अब आप नई गाड़ी पे लेने जाओगे तो आपको मिलता है 4 से 6% का डिस्काउंट। मैं 6% का डिस्काउंट उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर 10 लाख की गाड़ी है और मैं ऑन रोड के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा, ऑन रोड के ऊपर मेरे ख्याल से जो डिस्काउंट है वो एक्चुअल में एक्स शोरूम प्राइस पे मिलता है, लेकिन हम ऑन रोड वाला कैलकुलेट करेंगे। एक्स शोरूम के अंदर अगर आपकी कार का प्राइस है 13 लाख रुपए, तो 10 लाख के हिसाब से 60,000 बनता है। ऊपर आप 3 लाख का अगर और जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा तकरीबन कोई 20,000 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 80,000 बन गया। तो 50,000 आपको स्क्रैप में मिला और तकरीबन 80,000 का आपको मिल गया डिस्काउंट, विच हैपन्स टू बी 1,30,000। यानी स्क्रैप करने से अच्छा है आप अपनी गाड़ी को समय रहते बेच दो। सरकार की पॉलिसी इतनी घटिया है ना कि वो आपका हर तरफ से नुकसान कर रही है। अब सरकारी पॉलिसी के हिसाब से आपने 50,000 की कार बेची, 50,000 के अंदर वो डीलर भी पैसे कमाएगा, आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका वहाँ नुकसान हुआ। आपको सरकार ने 80,000 का डिस्काउंट दिया। उस 80,000 के, वो भी मैंने कैलकुलेट किया है मोटा मोटा इसके ऊपर, आपकी एक्स शोरूम वैल्यू के ऊपर। 80,000 के डिस्काउंट के लिए आप एक नई गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 20 to 40% का टैक्स पे कर रहे हो। मेक्स नो सेंस। दिस स्क्रैप पॉलिसी इज एंटी कंज्यूमर पॉलिसी।
ये पागल बनाने के लिए है सरकार की पॉलिसी। जितने लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि जो गाड़ी चलने लायक है उसको मैं मिट्टी के भाव बेच दूँ, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था जो आप शायद समझना नहीं चाहते थे अपने आप से, बट आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।